अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगनर की सीरीज़ का पहला हिस्सा है, मतलब पार्ट 1 है। और आज के इस हिस्से में हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ कोड इग्नाइटर, व्हाट इज़ अ फ्रेमवर्क एंड व्हाट इज़ MVC पैटर्न। उसके बाद हम देखेंगे कि कोड इग्नाइटर का इंस्टॉलेशन ऑफ कोड इग्नाइटर, और उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ कोड इग्नाइटर। तो दिस विल बी द टॉपिक हम आज कवर करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में मिल जाए, ताकि आप उन वीडियोस और उन सीरीज़ जो मैं बिल्ड करने जा रहा हूँ नेक्स्ट, वो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। सो थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ कोड इग्नाइटर। सो इन सिंपल डेफिनेशन अगर हम ये लिखें, कोड इग्नाइटर इज़ अ PHP MVC framework, or we can say code igniter is the MVC framework of PHP। मतलब कोड इग्नाइटर जो है एक MVC फ्रेमवर्क है PHP के लिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ MVC फ्रेमवर्क की बात करें तो देर आर मैनी अदर फ्रेमवर्क्स अदर देन PHP फ्रेमवर्क्स, जैसे कि नोड के भी फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि आप कह लो कि फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स भी हैं, बूटस्ट्रैप एक CSS फ्रेमवर्क है, फाउंडेशन एक CSS फ्रेमवर्क है। इसी तरीके से कोड अगर हम रूबी की बात करें तो रेल्स एक फ्रेमवर्क है रूबी के लिए। इसी तरीके से हम .NET की बात करें तो .NET भी एक, उसका भी एक MVC फ्रेमवर्क है। सो कोड इग्नाइटर स्पेसिफिकली MVC फ्रेमवर्क ऑफ PHP। सो व्हाट इज़ अ फ्रेमवर्क एक्चुअली? तो मेरी डेफिनेशन के मुताबिक फ्रेमवर्क is a skeleton। मतलब फ्रेमवर्क इज अ स्केलेटन जिसको यूज करते हुए which you can use to write your own code to extend it as you need of application or as you need it। सो फ्रेमवर्क इज अ स्केलेटन, मतलब ये एक कोड ही होता है, इसमें PHP का कोड लिखा था, लेकिन वो एक एब्स्ट्रैक्ट कोड होता है जिसको आप अपना कोड राइट करते हैं जिसके अंदर, और फिर उसके मुताबिक उस फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करके, उसके स्केलेटन की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करके आप उसको अपनी मर्जी की जो भी एप्लीकेशन बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। सो देन क्वेश्चन राइज कि अच्छा ठीक है, ये फ्रेमवर्क है, सो व्हाट इज MVC? जब हम MVC को सीखेंगे तो बेसिकली MVC इज अ लॉजिकल पार्ट ऑफ बिल्डिंग एन एप्लीकेशन इन अ वे, इन अ पैटर्न दैट विल बी, मतलब अगर मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन करूं तो MVC एक ऐसा पैटर्न है जिसको हम यूज करते हुए किसी भी किस्म की एप्लीकेशन PHP में बना सकते हैं। किसी भी किस्म की एप्लीकेशन को हम उस पैटर्न को यूज करते हुए बना सकते हैं। PHP के अंदर सिर्फ MVC पैटर्न नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे पैटर्न हैं जिनके मैंने अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ को उसमें से एक्सप्लेन किया, और MVC की डिटेल मैंने एक्सप्लेनेशन जो है वो अपने MVC हाउ टू क्रिएट योर ओन MVC एप्लीकेशन, जो कि मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, और इस वक्त आई थिंक उसकी नोटिफिकेशन आपको टॉप राइट बार में भी मिलेगी, जहाँ पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं कि MVC क्या है और कैसे आप अपना MVC पैटर्न बना सकते हैं। सो MVC इज बेसिकली अ concept of model view controller। so what is MVC? concept of model view and controller। so ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए हम तीन चीज़ों को मिला के एक एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, वो है मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि मॉडल, व्हाट इज अ मॉडल? सो मॉडल क्या चीज़ है? मॉडल बेसिकली आपकी एप्लीकेशन की
आप समझ लें कि एक बिजनेस लॉजिक है या एक स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं, डेटाबेस से डाटा फेच करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं या आप कोई भी प्रोसेस करते हैं. सो इन डेफिनेशन अ मॉडल इज a type of structure or is a layer of your application where you handle structure or data structure, you can say data structure or business logic of your application. So a model is a layer of your application where you handle that data. Sorry, I write and data structure or business logic of your application. उसके बाद what is view? So in short term अगर मैं कहूँ तो a view is a presentation layer of your application. मतलब व्यू जो है वो एक प्रेजेंटेशन लेयर है जिसके ज़रिए वेयर यू शो आउटपुट टू योर डिजायर्ड क्लाइंट. सो ये एक प्रेजेंटेशन लेयर होती है जो आप जैसे अगर आपने देखा होगा जब भी कोई बिजनेस कोई प्रपोजल दिया जाता है तो उसके लिए एक प्रेजेंटेशन दी जाती है, वो आप बनाते हैं किसी भी एप्लीकेशन में बना सकते हैं लाइक पावर पॉइंट में या किसी स्लाइड मेकिंग सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं. तो ये एक प्रेजेंटेशन होती है. एमवीसी के अंदर एम का काम होता है बिजनेस स्ट्रक्चर, बिजनेस लॉजिक को डिसाइड करना, डाटा स्ट्रक्चर को हैंडल करना और मतलब डाटाबेस को हैंडल करना, डाटा इंसर्ट करना, डिलीट करना, कौन से टेबल में कौन सा डाटा जाना चाहिए वो हैंडल करता है आपका मॉडल. फिर इसी तरह व्यू जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है जो कि आपको आउटपुट शो करती है अपने क्लाइंट को, पोटेंशियल क्लाइंट को. सो व्हाट इज कंट्रोलर? सो अ कंट्रोलर is an application logic layer. एप्लीकेशन की लॉजिक लेयर है, मतलब ये एक किस्म का आप समझ लें एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन मॉडल एंड व्यू. मतलब एमवीसी पैटर्न के अंदर जो भी फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है, मतलब जो भी लेयर फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होती है वो आपकी कंट्रोलर वाली लेयर होती है. सो एक कंट्रोलर इज एन एप्लीकेशन लॉजिक लेयर जिसकी मदद से आप फिर डिसाइड करते हैं कि आपने किस तरफ जाना है, आपने मॉडल की तरफ जाना है, मॉडल से डाटा लेके वापस उसी एप्लीकेशन लेयर की तरफ आएंगे, फिर वहाँ से आप वापस उसको व्यू में भेजेंगे या किसी और मॉडल के पास उस डाटा को सेंड करेंगे. जैसे आपके पास दो मतलब सपोज करते हैं हमारे पास दो मॉडल्स हैं, एक है यूज़र का मॉडल और एक है उसके आप कह लो कि सैलरी का मॉडल कह लो. तो मॉडल आप जाएंगे एप्लीकेशन लेयर जो आपका कंट्रोलर है वो जाएगा सबसे पहले किस मॉडल यूज़र मॉडल के पास जाएगा, वहाँ से यूज़र को फेच करेगा, फिर वापस कंट्रोलर के पास आएगा. कंट्रोलर कहेगा ठीक है यूज़र आ गया मेरे पास, अब मुझे इसकी सैलरी चाहिए, तो वो सैलरी पैकेज के पास जाएगा या सैलरी मॉडल के पास जाएगा, वहाँ से वो सैलरी उसकी उठाएगा और फिर उसको वो आउटपुट के तौर पे शो कर देगा. तो बेसिकली ये काम है हमारे पास कंट्रोलर का. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर. इज सिंपल. फिर आई एम श्योर आपको ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज़ होती है. इसको मैं थोड़ा जो जस्ट टू मेक इट लुक गुड तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ. राइट. तो ये हमारे पास है concept of what is CodeIgniter, what is a framework, what is MVC pattern. एंड अब ये चीज़ें जानने के बाद हमने ये चीज़ें जान ली तो उसके बाद अब हमने इंस्टॉलेशन करनी है CodeIgniter की. सो CodeIgniter की इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ नहीं है. सिंपली आपने क्या करना है, आपने जाना है CodeIgniter.com पे. यहाँ पे आपको इसकी बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंटेशन भी मिलेगी, कम्युनिटी मिलेगी और आप इसमें कंट्रीब्यूट भी करना चाहें तो कर सकते हैं. आप देख सकते हैं इसके कितने स्टार्स हैं, इसके मतलब ये जो गिटहब पे है, फोक्स कितने हैं, इसके फॉलोअर्स कितने हैं. सो CodeIgniter rocks. CodeIgniter is a powerful PHP framework with a very small footprint
built for developer who need a simple and elegant toolkit to create full-featured web application. So that is the slogan of CodeIgniter. तो अगर आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल में मौजूद हैं, इट मीन्स यू नो मच अबाउट CodeIgniter एंड यू वांट टू नो मोर अबाउट CodeIgniter. सो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं. मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको 3 वर्जन इसके मिलेंगे, CodeIgniter 3.x, CodeIgniter 2.x और CodeIgniter 4.x. आज की डेट में जो कि है 17 अक्टूबर 2017, आज की डेट में जो लेटेस्ट CodeIgniter का वर्जन है 3.x में वो है 3.1.6. सो आप इस डाउनलोड CodeIgniter 3 पे अगर क्लिक करेंगे तो जो आपका वर्जन डाउनलोड होगा वो होगा 3.1.6 और मे भी जिस वक्त आप ये वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हो उस वक्त अपडेट हो चुका हो और या ये डिप्रिकेटेड हो चुका हो, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, और CodeIgniter 4 इन चार्ज हो. राइट नाउ CodeIgniter 4 पे इसलिए सीरीज नहीं बन रही क्योंकि ये अभी अल्फा रिलीज में है, प्री अल्फा, इवन अल्फा भी नहीं है, प्री अल्फा, स्विच यू कैन नॉट यूज फॉर द प्रोडक्शन. सो इसलिए मैं भी ये वीडियो जो सीरीज बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ CodeIgniter 3.x पे, जो 3.1.6 पे. सो इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे. डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो आएगी. चूंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो इसलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ आ रहा है कि मैं ऑलरेडी इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर चुका हूँ. सो मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा डेस्कटॉप से. डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे अपने, और यहाँ पे इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ. मेरे पास मैक है इसलिए मुझे डबल क्लिक किया और यहाँ पे CodeIgniter 3-3.16 का फोल्डर बन गया. मैं इसको नाम दूंगा CI का या CI3 का नाम दे देता हूँ. ठीक है, CI3 का आई थिंक मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया भी हुआ है CI3 का, आई एम श्योर मैंने बनाया. हाँ जी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ. ठीक है, वट एवर इनसाइड इट आई विल रिमूव इट. ठीक है, एम्प्टी ट्रैश कैन. अब मैं वापस डेस्कटॉप पे आता हूँ. यहाँ से CI3 को मैं ड्रैग करके इसको htdocs, अब ये मेरा जो वैम्प की इंस्टॉलेशन है, आप मैम्प की इंस्टॉलेशन है, आपके पास वैम्प हो सकता है तो वैम्प में www फोल्डर होता है जहाँ पे आपने उसको सेव करना है. जैम्प और मैप और लैम्प के अंदर htdocs का फोल्डर होता है. तो यहाँ पे हमारा CI3 का फोल्डर आ गया. अब इसके लिए मैंने एक वर्चुअल होस्ट भी बनाया हुआ है. वर्चुअल होस्ट अगर आपको नहीं पता क्या होता है, कैसे बनता है, तो इसकी भी मेरी मतलब चैनल पे इसकी ट्यूटोरियल इसका उर्दू में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं और उस तरह का आप भी एक वर्चुअल होस्ट बना सकते हैं ताकि इजीली नेविगेशन आप कर सकें. तो उसको बनाने का तरीका भी आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में शायद उसका लिंक भी आ जाए, आप उस पर क्लिक करके उसको अगर देखना चाहते हैं तो देख लें, वरना यू कैन गो अहेड विद दिस ट्यूटोरियल. तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर ओपन करूँगा जो कि सबलाइम टेक्स्ट है. मैं विजुअल कोड, स्टूडियो कोड भी यूज़ कर सकता हूँ, नेटबीन्स, लेकिन सबलाइम टेक्स्ट इज़ अ लाइट वेट. अब मैं यहाँ पे इसको लोड किया तो ये मेरा लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल से उसका फोल्डर आ गया. अब मैं इसको ड्रैग करके CI3 को यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये फोल्डर आ गया. और इसको चेक करते हैं कि वाकई इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गई है. तो मैंने इसका जो बनाया था वो था ci.dev, हालांकि ये CI3 है लेकिन मैंने ci.dev के नाम से बनाया था. तो आई थिंक CI3 मैंने बनाया वर्चुअल होस्ट, नहीं ci.dev ही था. तो ये कह रहा है कि URL नॉट फाउंड. अच्छा, मैं इसको चेक करता हूँ कि जो वर्चुअल होस्ट मैंने बनाया उसका पाथ मैंने क्या दिया था. तो मैं एप्लीकेशंस में जाऊँगा. सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ etc होस्ट में, ये होस्ट फाइल है, इसको ओपन करता हूँ मैं सबलाइम के साथ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ci.dev है. ठीक है, ci.dev इज करेक्ट वे. सो इट मीन्स ci.dev ठीक है, हमारा होस्ट की फाइल में ये ठीक है. उसके बाद हम चेक करते हैं जी एप्लीकेशन में, मैप में मैं जाऊंगा, अपाची में जाऊंगा, कॉन्फ में, उसमें अपाची में, एक्स्ट्रा में httpd होस्ट, उसको सबलाइम टेक्स्ट के साथ ओपन करूंगा और यहाँ पे ये वर्चुअल होस्ट CI तक जा रहा है. तो मैंने कौन सा फोल्डर बनाया है इसका मैं देख लेता हूँ. htdocs में CI3 का फोल्डर है. सो मैंने जो बनाया वो CI3 का बनाया, जबकि ये यहाँ पे CI का फोल्डर है देख रहा है. तो मैं यहाँ पे CI3 कर देता हूँ. ये देखें मैंने यहाँ पे ये CI3 कर दिया ताकि वो एप्लीकेशन के अंदर, मैप के अंदर, htdocs के अंदर CI3 के फोल्डर पे चला जाए. तो अब मैं इसको सेव करूँगा. सेव करने के बाद मुझे अपना एप्लीकेशन को दोबारा से रीस्टार्ट करना होगा. पासवर्ड रीस्टार्ट, अब पासवर्ड नहीं मांगेगा
तो आई एम श्योर इट विल वर्क नाउ। अब मैं जाता हूँ अपने C8 में, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो ये आपके पास वेलकम स्क्रीन नज़र आई। तो इट मीन्स योर कोड इग्नाइटर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली ऑन योर लोकल मशीन विद द डोमेन विद द वर्चुअल होस्ट यू डिफाइंड। आपने जो वर्चुअल होस्ट बनाया उसके साथ ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो चुकी है और रेंडर इतने टाइम में हुआ। कोड इग्नाइटर का वर्जन ये है। सो दिस इज ओवर इंस्टॉलेशन। सो इंस्टॉलेशन इज सक्सेसफुल। So installation of Code Igniter is done. So folder structure of Code Igniter. Let's see. जब हमने इसको ओपन किया था अपने Sublime Text में तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं फोल्डर को हम देखते हैं। अभी ये जो फाइल्स हैं इनको इग्नोर करते हैं। तो इसके 3 फोल्डर्स हैं मेनली एप्लीकेशन, सिस्टम और यूज़र गाइड। यूज़र गाइड बेसिकली आपका ऑफलाइन वर्जन है, कंप्लीट गाइड है जो आपको codeignitor.com पे मिलेगी। इसको एक्सेस करने का तरीका ये होता है कि जैसे मैंने ये वर्चुअल डोमेन बनाई है, यहाँ पे मैं dev/user_guide लिख दूंगा तो मेरी ये वाली जो गाइड है ये ऑफलाइन ओपन हो जाएगी। मतलब मुझे अब इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। मैं टर्न ऑफ वाईफाई ऑफ कर रहा हूँ ताकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिसेबल हो जाए और उसके बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ तो इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। सो अब मुझे इसकी कोड इग्नाइटर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे व्यू करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर ज़रूरत समझूंगा तो मैं यहाँ से हेल्प जो भी लेना चाहूँ ले सकता हूँ। तो दिस इज़ यूज़र गाइड फोल्डर। इसमें आपको सारी गाइड मिलेगी। इसको आप अगर रिमूव करना चाहें रिमूव भी कर सकते हैं। प्रोडक्शन पे डेफिनेटली आप इसको रिमूव करेंगे वरना ऐसे ही एक्स्ट्रा स्पेस और वैसे यूजर इसको एक्सेस करना चाहेंगे। फिर उसके बाद है सिस्टम का फोल्डर। सिस्टम फोल्डर इज़ लाइक अ विंडोज़ फोल्डर। अगर आपका विंडोज़ का फोल्डर है तो वो, अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ का जो फोल्डर जो उसकी इंपॉर्टेंस होती है वो इस सिस्टम के फोल्डर की इंपॉर्टेंस है। नो डाउट आप इसमें चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही अपडेट करेंगे आप इसको, क्योंकि मस्ट आपने इसको अपडेट करना है, वो चेंजेस ओवरराइड हो जाएंगी और आपकी वो लॉस्ट हो जाएंगी चेंजेस। ठीक है, तो इसको आपने छेड़ना नहीं है। इसमें कोई चेंजेस नहीं हमने करनी सिस्टम के फोल्डर में। हम जो भी चेंजेस करनी है, जिसके साथ हमने खेलना है, जिसके साथ हमने प्ले करना है, वो फोल्डर है एप्लीकेशन का फोल्डर। ठीक है, तो ये हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर है। अब एप्लीकेशन के अंदर क्या है, सिस्टम के अंदर क्या है, हमें इसको जानने की जरूरत नहीं है। वक्त के साथ साथ हम देखते जाएंगे। जब हम ओवरराइड करेंगे सिस्टम क्लासेस को तो उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कंसर्न है वो एप्लीकेशन फोल्डर का है। तो एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर फर्दर आपको लॉट्स ऑफ फोल्डर मिलेंगे। सारे फोल्डर्स के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ कंसिडर करेंगे कॉन्फ़िग फोल्डर को, कंट्रोलर्स फोल्डर को, हेल्पर्स फोल्डर को, लाइब्रेरीज फोल्डर्स को, मॉडल फोल्डर्स को और व्यूज 1 2, मतलब व्यूज 1, मॉडल्स 2, लाइब्रेरीज 3, हेल्पर्स 4, कंट्रोलर्स 5 और कॉन्फ़िग 6। ये 6 फोल्डर जिनके साथ हम मोस्ट ऑफनली काम करेंगे अपनी प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, जो भी हम प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं। लेकिन हम इन सारे फोल्डर्स के बारे में जानेंगे, इनमें हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वक्त के साथ साथ। तो ये था हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर। हमने जितना भी काम करना है वो एप्लीकेशन इस फोल्डर के अंदर काम करना है। तो ये हो गया हमारा। अब चेक करते हैं व्हाट इज द फ्लो ऑफ कोड इग्नाइटर फ्रेमवर्क, मतलब फ्लो ऑफ कोड इग्नाइटर एप्लीकेशन। फ्लो इसका कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो जैसे ही आपने अपने ci.dev लिखा तो इसने ये एक स्क्रीन दी। ये स्क्रीन आने के लिए क्या क्या करना पड़ा कोड इग्नाइटर को, उसका हम एक ओवरव्यू लेंगे। डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट एन ओवरव्यू, ताकि आपको समझ लगे कि हुआ क्या। तो सबसे पहले उसने index.php में गया, मतलब रूट पे हमारे पास index.php। अगर ये फाइल नहीं होगी तो हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सपोज मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, तो ph कर दिया। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये एरर आ गया और हमारे पास लिस्टिंग आ गई। हमारे पास वो, अगर मैं इसको ph को करता हूँ तो ये हमारे पास वो कोड जो भी था वो लिखा हुआ आ गया। तो बेसिकली पहली जो फाइल एग्जीक्यूट होती है, जिसको आप PHP में भी index.php हर फोल्डर में रखते हैं, वो ये एग्जीक्यूट होती है। ये क्या करती है, इन्वायरमेंट सेट करती है, उस इन्वायरमेंट के मुताबिक एरर रिपोर्टिंग वगैरह एनेबल डिसेबल करती है। फिर उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट फोल्डर्स होते हैं, वो है सिस्टम आपका फोल्डर और आपका एप्लीकेशन फोल्डर। उसको सेटअप करती है कि कौन कौन से, मतलब किस पाथ पे सिस्टम फोल्डर है और किस पाथ पे एप्लीकेशन फोल्डर है। फिर उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू फोल्डर। अगर आप अपना व्यू फोल्डर चेंज करना चाह रहे हैं, करंटली वो एप्लीकेशन के अंदर व्यूज़ का फोल्डर है,
अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे उसका आप जिस तरह इन्होंने पाथ यहाँ पे डिफाइन किया है, नाम चेंज किया, आप यहाँ पे भी उसका नाम चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आते जाएं तो यहाँ पे वो कुछ पाथ को सेट करता है, जैसे यहाँ पे टेम्प को वो सेट कर रहा है, सिस्टम पाथ को सेंड कर रहा है, यहाँ पे रेग एक्स के थ्रू ट्रिम कर रहा है पाथ को, और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर वो सिस्टम पाथ को मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वो ये एरर जनरेट करेगा, सिस्टम फोल्डर डज नॉट अपीयर। फिर उसके बाद ये सारी कन्फिग्रेशन करने के बाद एवरीथिंग, यहाँ तक एवरीथिंग व्यू पाथ फोल्डर सारा डिटेक्ट करने चाहिए। देखें व्यू पाथ उसने यहाँ पे डिफाइन किया, तो अगर आपने व्यू फोल्डर नहीं डिफाइन किया हुआ तो वो डेफिनेटली लुक करेगा एप्लीकेशन के अंदर व्यूज़ के फोल्डर। अगर आपने व्यू फोल्डर का कोई पाथ और दिया तो वो वहाँ से उसको उठाएगा और फिर उसको डिफाइन कर देगा। उसके बाद कोर में से कोड इग्नाइटर .php फाइल, अब ये जो कोर है ये बेस पाथ के साथ कोर है। इट मीन्स सिस्टम के अंदर अब बेस पाथ जो है हमारे पास यहाँ पे ऐप पाथ ये डिफाइन हुआ है, फिर हमारे पास बेस पाथ भी यहाँ पे डिफाइन है, ये बेस पाथ है हमारे पास, ये बेस पाथ है, डिफाइन बेस पाथ सिस्टम पाथ, ठीक। तो ये इस सिस्टम के साथ कोर के अंदर जाएगा, ये कोर है, इसके अंदर कोड इग्नाइटर .php फाइल है। ये वाली फाइल हमारी बूटस्ट्रैप कहलाती है, बूटस्ट्रैप फाइल फॉर कोड इग्नाइटर, जो कि हर इन्वायरमेंट को सेट करती है, और ये फाइल आगे ट्रिगर करती है आपके एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर को, जहाँ से सबसे पहले लोड होता है कन्फिग का फोल्डर, और इस कन्फिग के फोल्डर से वो डिफाइन करता है मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे क्या मैंने ऑटो लोड करना है, क्या क्या चीज़ कन्फिग करनी है, कौन कौन से मेरे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, इधर डेटाबेस कनेक्टेड है या नहीं है, कौन कौन सी डॉक टाइप्स हैं जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, कौन से ऐसे फॉरेन करैक्टर्स हैं जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, हुक्स कौन सी हैं, मेमकैस्ट है, माइग्रेशंस हैं, इसमें माइम्स हैं, प्रोफाइलर है, राउट्स हैं, स्माइलीज हैं, यूजर एजेंट्स, ये सारी चीज़ें कन्फिगर करता है कोड इग्नाइटर .php, जो कि सिस्टम के अंदर कोर के अंदर हमारे पास कोड इग्नाइटर है। ये देख सकते हैं इसके अंदर, अब ये गौर कीजिएगा, ये config.php फाइल यहाँ पे भी है, ये config.php यहाँ पे भी है। तो ये बेसिकली दोनों ऑलमोस्ट, ये देख सकते हैं ये हमारे पास बेस जो क्लास है इसकी, ये हमारे पास ये CI config क्लास है जो कि लोड करती है ये वाली सारी सेटिंग्स को। तो हमारा जो कंसर्न है, क्योंकि सिस्टम को हमने टच नहीं करना, हम उस वक्त टच करेंगे जब हमें ज़रूरत होगी, तो सिस्टम के अंदर कोर के अंदर ये सारी हमारे पास फंक्शनैलिटीज़ हैं, कंट्रोलर्स यहाँ पे डिफाइन, एक्सेप्शंस, हुक्स, इनपुट्स, लैंग्वेज, लोडर, लॉग, मॉडल। अब ये model.php जो कि हमारे पास CI मॉडल की क्लास है, ये डिफाइन करती है मॉडल्स को, जो कि हम डिफाइन करते हैं यूजर्स के अंदर मॉडल्स के फोल्डर के अंदर। तो दिस इज हाउ कोड इग्नाइटर 3 वर्क्स एंड दिस इज हाउ दिस एप्लीकेशन रन्स। इट गोज टू कोड igniter.php। अब उसके बाद ये सारी मतलब एप्लीकेशंस कन्फिग वगैरह लोड करने के बाद वो कंट्रोलर के पास जाता है। अब कंट्रोलर के पास कैसे जाता है, उसको कैसे पता चलता है कौन सा कंट्रोलर लोड करना है, वो होता है कॉन्फ़िग के अंदर routes.php के अंदर अगर हम आएँ तो यहाँ पे एक पैरामीटर है डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर। ये डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर ये केस सेंसिटिव है, जिस तरीके से ये लिखा है ऐसे ही हमने लिखना होता है। ये क्या करता है, ये बता रहा है कि जो हमारे पास कंट्रोलर, क्योंकि डेफिनेटली उसे पता है कि एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर्स का फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर जो भी कंट्रोलर है वो मैंने लोड करना है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ बताया वेलकम, तो इट मीन्स डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर विल लुक फॉर अ कंट्रोलर विच नेम इज़ welcome.php। अब ध्यान में रखना है कि welcome.php का W कैपिटल है, कैपिटलाइज फॉर्म में आपने मतलब लिखना है, ये कैपिटल में होगा पहला करैक्टर, बाकी स्मॉल में होंगे। इसी तरह जो आपने क्लास लिखनी है उसका भी वेलकम का W कैपिटल बाकी स्मॉल, और वो एक्सटेंड होगा CI कंट्रोलर से। अगर इन चीज़ों का आपको नहीं पता और ये आइडिया नहीं है कि एक्सटेंड्स क्या होता है और वो आपकी बेस पाथ, अब ये क्या है, ये वेलकम क्या है, ये CI कंट्रोलर क्या है, क्यों हमने इस तरीके से लिखा है, तो इसके लिए आप मेरा ओवरव्यू देख सकते हैं जो मैंने सीरीज़ बनाई है ऊप पे, PHP ऊप पे जो सीरीज़ बनाई है वो आप उसके ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं और उसमें आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी MVC को समझने में। तो ये हम हमेशा ये जो क्लास है, कोई भी क्लास है कंट्रोलर के अंदर, ये ध्यान में रखना है कि कंट्रोलर्स के अंदर जो भी क्लास होगी वो हम एक्सटेंड करेंगे CI कंट्रोलर से। इसी तरीके से मॉडल्स के अंदर जो भी हम क्लास बनाएंगे उसको एक्सटेंड करेंगे CI_model से। तो ये ध्यान में रखना है। बाकी व्यूज़ के लिए हमें एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, व्यूज़ आर सिंपली
plain HTML and PHP, HTML, CSS, JavaScript and PHP आउटपुट कोड। तो इसमें सिंपली आप देख सकते हैं CSS है लिखी हुई है, देखते हैं इंटरनल CSS लिखी हुई है, मेटा टैग्स लिखे हुए हैं, उसके अलावा यहाँ पे कंटेनर एक डिफाइन किया हुआ है। तो ये बेसिकली आपका क्या कहते हैं उसको प्रेजेंटेशन लेयर है। ये आपको आउटपुट में जो नज़र आएगा जब आप इसको लोड करेंगे तो ये जो नज़र आ रहा है तो ये हमें इसको मिलता है, इसका आउटपुट। तो क्या करता है index.php कन्फिग करती है हर चीज़ को, कन्फिग के फोल्डर से, वहाँ से फिर routes.php फाइल है, वहाँ से वो राउट्स को उठाती है। राउट्स को उठाने के बाद उसमें फाइंड करती है कि डिफ़ॉल्ट राउट कौन सा है और डिफ़ॉल्ट राउट एक्सेस करती है। उस डिफ़ॉल्ट राउट में जो आगे प्रोग्रामिंग हुई होती है, कोडिंग हुई होती है कि इस कंट्रोलर के अंदर, वेलकम के अंदर हमने एक इंडेक्स बनाया हुआ है जो फंक्शन है, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। कोई भी फंक्शन अगर हमने स्पेसिफाई ना किया हो राउट के अंदर, चूँकि राउट के अंदर अगर आप गौर करें, इसके अंदर आप गौर करें तो हमने वेलकम सिंपल लिखा है, आगे साथ इसके मेथड का नाम नहीं बताया कि वेलकम क्लास का कौन सा मेथड। तो जब हम ये चीज़ मेंशन नहीं करते तो हमेशा वो इंडेक्स वाले मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमने एक और मेथड यहाँ पे कोई बनाया हुआ XYZ के नाम से, सपोज मैं यहाँ पे पब्लिक फंक्शन इसी तरीके से XYZ लिखता हूँ, तो इको हेलो XYZ, अब ये मैंने लिखा है। तो इसको एक्सेस करने का तरीका क्या होगा? इसको एक्सेस करने का तरीका जो हमारी config.php फाइल है, ये वाली config.php, इसमें डिफाइंड है। हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कि कैसे क्या चीज़ें हमने कन्फिगर करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे फिर हमें लिखना पड़ेगा /index.php, बिकॉज वी नो कि index.php एग्जीक्यूट होगी तब हमें मिलेगा जो भी पाथ। अगर सिंपल हम यहाँ पे ये लिख दें वेलकम, तो ये वेलकम का फोल्डर फाइंड करने की कोशिश करेगा जो कि इसमें मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि index.php और ये वेलकम जो है हमारे पास एक कंट्रोलर है, और कंट्रोलर के बाद यहाँ पे हम मेथड बताएंगे XYZ, जो मेथड हम यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर उसका कोई पैरामीटर्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लैश के साथ जितनी भी स्लैश लगा के पैरामीटर्स दे सकते हैं। XYZ लिखा मैंने, तो हेलो XYZ का मैसेज लिखा हुआ आ गया, क्योंकि अब हमने एक्सेस कर लिया ये वाला कंट्रोलर के अंदर, वेलकम कंट्रोलर के अंदर इस XYZ को एक्सेस कर लिया। तो इस तरीके से कोडिग्नाइटर 3 का जो एप्लीकेशन है वो उसके काम करती है, इस तरह का उसका फ्लो है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे बेसिक कन्फिग्रेशन ऑफ कोडिग्नाइटर 3 फ्रेमवर्क। इसकी कन्फिग्रेशन क्या क्या चीज़ें सबसे पहले हमें सेट करनी होती हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन फ्लॉलेसली और अच्छे तरीके से ना सिर्फ लोकल होस्ट पे बल्कि लाइव सर्वर पे भी काम करे। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।